बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार ग़यासी। 2002 के इलेक्शन की बात की जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में MMA ने अक्सरियत हासिल की, और तब जब वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का इलेक्शन हो रहा था तो MMA के वोटों पे उस वक्त की वफाकी हुकूमत की नज़र थी। 2 MNAs के साथ क्या हुआ, गवर्नर के ख़िलाफ़ FIR के इंदराज की नौबत क्यों आई, और उस वक्त के चीफ़ सेक्रेटरी ने किस बात पर आला हुकाम को इनकार किया, ये सब आज जानेंगे। सियासत से हट के ज़रा देखते हैं कि माजी में क्या होता रहा है, और ये हमारा तबसरा नहीं है, ये एक बहुत दिलचस्प किताब हमारे सामने है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसका मैं आपको सरवर्क दिखा दूँगा। फ्रंटियर स्टेशंस, ये लिखी है शकील दुरानी साहब ने। शकील दुरानी साहब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के रहे हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने ड्यूटियां अंजाम दी हैं, और साथ में वो वापडा के 5 साल तक चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने अपनी याददाश्त के साथ साथ अपने तजुर्बात मुशाहिदात के हवाले से एक बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी है। ये उसका उर्दू तर्जुमा मेरे सामने पड़ा हुआ है, और इसके अगर मैं आपको सफ़हात बताऊं तो ये कम अज़ कम 450 सफ़ों पर मुश्तमिल किताब है, पढ़ने लायक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जाते हैं 2002 के इलेक्शन के मामलात पे। 2002 के इलेक्शन के हवाले से शकील दुरानी साहब लिखते हैं कि इंतखाबात से पहले मैं और पुलिस के स्पेशल ब्रांच के लायक सरबराह खालिद मसूद इंतखाबात के रुझानात पर गौर करते मुमकिन नतीजात का अंदाज़ा लगाते। इंतखाबात से 2 हफ़्ते कबल मैंने गवर्नर को बताया कि इंतखाबात में MMA 35 में से कौमी असम्बली की, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की 35 कौमी नशस्तें थीं, में से 28 नशस्तों पर MMA कामयाबी हासिल कर लेगी। वो कहते हैं कि गवर्नर ये सुनकर शदीद गुस्से में आ गए। एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो थे वो गवर्नर थे। खुफिया इदारों में गुजारे हुए वक्त की बुनियाद पर उनका ख्याल था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आधी नशस्तें हासिल कर पाएगी। बाद में इंतखाबात के नताइज आए तो MMA ने 28 नशस्तें जीत ली थीं। फ़ौजी हुकूमत इन नताइज पर सख्त हैरान थी, और अगरचे MMA ने फ़ौज के साथ बुनियादी सियासी मफाहिमत इख्तियार कर ली थी, लेकिन फ़ौजी हुकूमत नुमाया तौर पर बराफरोख्ता नज़र आ रही थी। वो कहते हैं कि इन्हीं हालात के दौरान में एक दिन इंटेलिजेंस सर्विस के एक मेजर जनरल ने पेशावर में मुझसे रब्ता करके मुतालबा किया कि मैं अपने ससुर सरअंजाम खान को, जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे, सेनेटर भी रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में शमूलियत का कहूँ। ये हमारे मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है, ये एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की ज़ुबानी हम आपको सुना रहे हैं। मैं शदीद तौर पर हैरान और परेशान हुआ, शकील दुरानी साहब कहते हैं, लेकिन अपने असाब पर काबू रखते हुए मैंने जनरल से साफ कह दिया कि मैं सूबे से बाहर तब्दील होने के लिए तैयार हूँ, और लेकिन मैं ऐसी किसी दरख्वास्त को ना आगे पहुँचाऊँगा, ना ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। मुझे फौरी तौर पर तब्दील नहीं किया गया, लेकिन बात उनके जहन में बैठ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो लिखते हैं कि कहते हैं कि तमाम तर कोशिश के बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द उम्मीदवार ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब कौमी असम्बली में महज मतलूबा अक्सरियत भी जमा नहीं कर पाए थे। मुझे मालूम हुआ इस दौरान, ये अब सुनने की बात है, सुने, मुझे मालूम हुआ कि कौमी असम्बली के 2 कबायली अरकान जिनका ताल्लुक़ MMA से था, बावजूद खुफिया तौर पर ज़ाती मफादात की खातिर अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर चुके हैं। मैंने ये बात उस वक्त के वज़ीर आला अकरम खान दुरानी को बताई, लेकिन अकरम दुरानी और मौलाना फजल रहमान दोनों ने इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता हिफ्ज़ माक़तक़द्दुम के तौर पर उन्होंने अपने अरकान को वज़ीर आला हाउस में ठहरा लिया। मौलाना भी उस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि जनरल मुशर्रफ का मनसूबा हवा में तहलील होने को है। गवर्नर से कहा गया कि वो कोई जादू की छड़ी इस्तेमाल करें। वो 2 मेंबरान चूँकि अब वो वज़ीर आला हाउस में आ गए थे, अब उनको निकालना था वहाँ से, और फिर वो गवर्नर चालाकी से सूरत हाल का तिर्याक ढूंढ लाए। उन्होंने फ्रंटियर कोर की एक कंपनी को करीब ही तैनात करा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर बात की और दरख्वास्त की कि चूँकि वो फाटा में सदर मुमलिकत की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए तमाम कबायली अरकान असम्बली को उनसे रस्मी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। शकील दुरानी साहब कहते हैं कि मुझे अपने ज़राए से मालूम हो चुका था कि जो दस्ते तैनात किए गए हैं वो पुलिस की तरफ से मुज़ाहमत की सूरत में ज़बरदस्ती मज़कूरा 2 अरकान को अपनी तहवील में ले लेंगे। मैंने वज़ीर आला को गवर्नर की चालाकी और पूरे मंसूबे के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते हुए मशवरा दिया कि
ایسے لوگوں کو ابھی باہر مت جانے دے۔ وزیر اعلیٰ بہت سادہ تھا، لیکن تمام سیاستدانوں کی طرح اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تمام اراکین کو گورنر سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ 2 گھنٹے بعد جب 2 قبائلی اراکین گورنر ہاؤس سے واپس آنے میں ناکام رہے، وہ کہہ رہے ہیں، تو وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ تب اس نے یہ تسلیم کیا کہ اس نے میرے مشورے پر عمل نہ کر کے غلطی کی۔ اس وقت تک دونوں اراکین اسمبلی کو ان کی اپنی مرضی سے اسلام آباد کی طرف روانہ کیا جا چکا تھا۔ ہارس ٹریڈنگ، 2 اراکین کی وفاداریاں تبدیل ہو گئی تھیں۔ میر ظفر اللہ جمالی کو ووٹ دینے کے لیے وہ روانہ ہو چکے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں 2002 کی بات ہے، دونوں نے اس خدمت کے عوض 5 کروڑ روپے وصول کیے تھے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں یہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہوگی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک اور پہلو دیکھیں۔ اب یہ بتانا مشکل ہے کہ وزیر اعلیٰ زیادہ غصے میں تھا یا اس کو شرمندگی زیادہ ہو رہی تھی کہ اس نے انسپکٹر جنرل کو حکم دیا، ایک عجیب اور غریب حکم، کہ تھانہ شرکی میں 2 قبائلی اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کرنے پر گورنر کے اپنے نام پر FIR درج کی جائے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ پولیس اپنے معمول کے مطابق حکم کی فوری تعمیل کی، اور ایک انسپکٹر رجسٹر نمبر 1 کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گیا تاکہ مقدمہ درج کیا جا سکے۔ مجھے جو اس بارے میں معلوم ہوا تو میں نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ کو اس بچکانہ حرکت سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کا یہ اقدام اس کے اپنے خلاف جائے گا، کیونکہ برسر اقتدار جرنیل ان اراکین کی وفاداریاں حاصل کر چکے ہیں۔ ان دونوں اراکین کی طرف سے ایک بیان حلفی پر وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا، اور وہ اپنے اس عہدے سے محروم ہو جائیں گے جس کا انہوں نے ہفتہ بھر پہلے حلف اٹھایا ہے۔ شکر ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اور اگلے دن وزیر اعلیٰ نے اپنے ارادے سے رجوع کر لیا اور ٹیلی فون کر کے بروقت مشورہ دینے پر میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے 2 اراکین کو اڑایا گیا، کس طریقے سے ان کی وفاداریاں چینج کی گئیں، اور کس طریقے سے پھر وزیر اعلیٰ نے بھی ایک عجیب و غریب قدم کے طور پر گورنر کے خلاف، سٹنگ گورنر کے خلاف FIR کے اندراج کا فیصلہ کیا، اور اس کو پھر بڑی مشکل سے اس وقت کے چیف سیکرٹری نے روکا، وغیرہ وزیر اعلیٰ صاحب کو 1 ہفتے بعد ہی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لاتے جائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ، بیوروکریسی اور عدلیہ کی جو کہ بدلتے تیور ہیں، بدلتے حالات ہیں، روایات ہیں، ان سب پہ بات ہو، اور اسی کتاب کے حوالے سے بات ہو۔ یہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔